जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एसएससी सीएचएसएल की दूसरी क्लास में। ठीक है, पहली क्लास को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और आपको बहुत ही सारी चीज़ें वहां पर मिली होंगी और आपको ये लगा होगा कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने सीएचएसएल के एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन वहां पर पूछा है। ठीक है, और उसमें पहले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, वो मिस्टेक नहीं है फिलहाल के लिए, उसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, जो ऑप्शन आया था वो सही था, लेकिन दरअसल हुआ क्या कि जो ऑप्शन मुझे टिक करना चाहिए था उसकी जगह पर ऑप्शन दूसरा टिक हो गया। और वो मिस्टेक इसलिए हो गई थी कि जो क्वेश्चन मुझे, जब मैं जिस क्वेश्चन को देख रहा था, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो वहां पर मुझे जो ऑप्शन दिख रहा था वो वही था, बट वीडियो को एडिट करने के बाद में, एडिट करते समय ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, एडिट करते समय क्वेश्चन को के जो ऑप्शन थे वो किसी वजह से चेंज हो गए। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। आई होप कि आप समझदार होंगे, ठीक है, और आप ना समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, क्लास बहुत अच्छी रही। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी दूसरी क्लास को। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट का हम पेपर ले रहे हैं। ठीक है, तो 17 तारीख को 3 पेपर हुए थे। ठीक है, तो जो हमने किया था पहली क्लास में, उसमें हमने 17 तारीख के जो दो शिफ्ट थे, ठीक है, मॉर्निंग का और आफ्टरनून का, उन दोनों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन वहां पर थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसमें क्या है, 17 तारीख का जो इवनिंग वाला शिफ्ट था, यानी थर्ड शिफ्ट था वो, और 18 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट रहा था उसको, तो इन दोनों पेपर के एरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो कॉपी और पेन नोट निकाल करके रख लीजिए। इसलिए निकाल करके रख लीजिए क्योंकि आप सभी जानते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो आपको फिर क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, वैसे तो मैं बैक टू बैक उसका आंसर देता ही रहता हूं, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करिए कि चूंकि मैं आप में से सभी को समझा के चलता हूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टाइम लगता है क्वेश्चन को कराने में, और अगर आप मेरे आंसर को बताने से पहले आपका आंसर आ जाता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप उस चीज को क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा यही होता है कि आप उन चीजों को सीख भी पाओगे और आपको भी ये पता चल पाएगा कि एसएससी ने सीएचएसएल में जितना भी पूछा है पिछले वर्षों में, ठीक है, उनमें से कितना परसेंट आप जान पा रहे हो। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि सारी चीजें अब लगभग अपने पाथ पे चलने लगी हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस वीक में हम लोग करेंगे जो मतलब एरिथमेटिक जितना है, ठीक है, 2 3 4 5 जितनी भी क्लासें हो सकती हैं एक हफ्ते में, वैसे अल्टरनेटिव चलती हैं तो लगभग 3 क्लासें, तो 3 क्लासें हमारी एरिथमेटिक की हो जाएंगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक आएगा वहां पर इन्हीं में से जो अरिथमेटिक हमने किया है इनमें का जो एडवांस वाला पोर्शन बचा होगा, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीक में वहां पर कर रहे होंगे, तो इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए फिर शुरू करते हैं, और बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर फिर भी आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत मजा आ जाता है उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे वहां पर क्वेश्चन थे, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सभी बच्चों के पास में जो एसएससी सीएचएसएल में फॉर्म भर रहे हैं, उसके कैंडिडेट हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं कि हमने कितनी तैयारी करके रखी है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल ने कहा है कि एक कमरे में टेबल और कुर्सियों का अनुपात 7:9 है। ठीक है, टेबल और कुर्सियां हैं, ये टेबल यहाँ पर है, ठीक है, और एक कुर्सियों को हम चेयर नहीं लिख करके सीधे केस लिखते हैं। इनका जो अनुपात है वो सवाल ने कहा है 7:9 है, कोई बात नहीं। सवाल ने कहा है कि यदि कमरे में 560 टेबल हैं, 560, यदि कमरे में 560 टेबल और कुर्सियां हैं, यानी कि दोनों को मिला करके 560 हैं, कौन कितना है ये नहीं पता, तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो कितना हो जाएगा, 9 7 16 मेरे हिसाब से। लेकिन सवाल ने क्या कहा, ये 560 हैं, ये कितने हैं, 560 हैं, तो कोई बात नहीं है। सवाल ने फिर हमसे पूछा है कि कुर्सियों की संख्या क्या है, सवाल ने हमसे फिर क्या पूछा है कि कुर्सियों की संख्या क्या है, तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 16 एकम कितना हो जाएगा, 16, 16 तिया 48, कितना बचेगा इधर 8, ठीक है, 80 हो जाएगा, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। सवाल ने हमसे पूछा है कुर्सियां कितनी है, तो 9 कुर्सी है ना, एक की वैल्यू अगर 35 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 पछे 45, इकाई का अंक कितना आ गया 5। ऑप्शन बी आपको दिख रहा है 315, तो 315 सीधे हमारा आंसर हो जाएगा, और जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा करने की अब जरूरत हमको नहीं थी, आपको मैंने इकाई का अंक इसलिए दिखाया ताकि कभी कभी, मैंने हमेशा कहा है क्योंकि हमें आसान करना है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहो तो गुणा कर लो, कोई बहुत बड़ी गुणा नहीं था। ठीक है,
9 पछे 45 कितना आएगा 4, 9 त्रिक 27 और 4 31 315 आ जाएगा। लेकिन जब इकाई का हमको दिख रहा है 5 है तो वही ऑप्शन इसका सही ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि 11,760, क्वेश्चन नंबर 2, 11,760 के 1/3 के 3/8 का 1/5वां हिस्सा खोजें। सवाल ने क्या कहा, 11,000, ठीक है, 11,760 के 1/3 के, तो 1/3 का मतलब 1/3 के 3/8, तो 3/8 कर देंगे के 3/8 के 1/5वां, तो 1/5वां का मतलब 1/5। ठीक है, ये हमें खोजना है कि ये कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इनको हल कर लेते हैं। देखो 3 से सबसे पहले तो ये 3 चला जाएगा ना। अच्छा, इन दोनों का अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, 40 आएगा। चीजों को समझना, 40 आएगा, जिससे ये चला जाएगा। 4 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा 37 हो जाएगा। 4 नवा 36, 4 नवा 36, कितना बचेगा 1, फिर ये कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 294, कितना आ जाएगा 294। और ये भी हमको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है बी वाले, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये भी, कुछ नहीं था। ठीक है, अब इतने आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, और 2020 में आपका पेपर हुआ है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 ने कहा है कि एक संख्या, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर 228 है। कोई संख्या है और उसका 1/3 है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है, मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि एक संख्या जो है और फिर उसके तिहाई की बात कर रहे हैं, 1/3 की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वो संख्या है वो 3 है, जो संख्या है वो 3 है, तो इसका जो 1/3 है वो 1 होगा कि नहीं होगा। अगर वो संख्या 3 है तो उसका 1/3 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मैंने बस इतनी सी बात आपको कही है। अच्छा, फिर सवाल ने क्या कहा है, इनके बीच का जो अंतर है वो 228 है। तो मैं कह रहा हूं कि इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर अगर 2 है मेरे हिसाब से, तो सवाल के हिसाब से वो कितना है, वो तो 228 के बराबर है। अच्छा, तो फिर 1 किसके बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे सर 114 के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 114। ठीक है, इसको 2 से भाग कर देंगे। अच्छा, अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने ये कहा है कि उस संख्या का 20% क्या है, किसका, उस संख्या का। तो मुझे बता दो, संख्या तो 3 है ना, संख्या कितनी है, 3 है। हमने तो 1 की वैल्यू निकाली, तो 3 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 114 गुणे 3 कितना हो जाएगा, बोलो तो 100 को 3 से गुणा करोगे, 314 3 42, यानी ये हो जाएगा 342। कितना हो जाएगा ये, 342। अब सवाल ने क्या कहा, सवाल ने ये कहा है इसका 20% बताओ, इस संख्या का 20% क्या होगा, तो इसका 20% बता दो, 20 और ये नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ये 20 एकम 20 और 20 पंजा कितना हो जाता है, 100। वैसे हम इसको 1/5 पहले चाहते तो लिख सकते थे, 5 से इसको क्या करना है, हटा देना। ठीक है, मार दो इसको 5 से, ये कितना है 34 है ना, तो 75 है तो 35 हो जाता है। ठीक है, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 60 के आसपास कहीं आ रहा होगा। 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक 68 और 61, तो भाग कर लेते हैं थोड़ा सा और, 5 छक्का 30 कितना बचेगा, 4 42 हो जाएगा, 55 है 40, 68 आ गया, और 68 वाला एक ही ऑप्शन है 68.4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए, शानदार सवाल था। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सवाल नंबर 4, 4 नंबर कह रहा है, स्मिथ और अजीत क्रमशः 12 दिनों और 18 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, स्मिथ और अजीत, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक स्मिथ है और एक अजीत है। अगर हम बात करें स्मिथ की, तो ये 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। अगर बात करें अजीत की, तो ये 18 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें कुल कितने काम थे, तो इनका एलसीएम ले लो तो 72 आ जाएगा। 36 भी हम मान सकते हैं, 36 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 36 आ जाएगा। तो 12 दिया कितना हो जाएगा 36, और 18 दुना कितना हो जाएगा 36। स्मिथ की क्षमता 3 है और अजीत की क्षमता 2 है। अच्छा, अब सवाल ने कहा क्या है, यदि वे 4 दिनों के लिए कार्य पर एक साथ कार्य करते हैं, तो अगर ये दोनों काम करेंगे तो 3 और 2 5 काम होगा, लेकिन इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो कुल कितना काम खत्म हो जाएगा, 20। कितना काम बचेगा, अगर हम घटा दें तो हम कहेंगे सर 16 काम अभी भी बचा हुआ है। अब ये पूछना क्या चाहते हैं, तो जो कार्य शेष होगा वह है। अच्छा देखो, 16 काम अभी भी शेष है, 16 काम अभी भी क्या है, शेष है, कितने में से, 36 में से। इसको काट दो, 4 चौके 16 और 4 नवा 36, तो कितना भाग अभी शेष है, तो 4/9 भाग शेष है। ऑप्शन की बात करें तो भैया डी में देखने को मिलेगा, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए,
जो डी वाला ऑप्शन 4/9 सवाल नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो आप लाइक वाले बटन को एक बार क्लिक करिए, हमको लगेगा कि हाँ सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे। तो एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, एक नहीं देखेंगे, एक एक करके बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल नंबर 5 ने क्या कहा है? एक उत्पाद जिसका अंकित मूल्य ₹978 है और एक थोक दुकान के मालिक द्वारा 925 रुपए में बेचा जाता है, उसके द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अच्छा क्यों है वो चीज़ मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पर। ठीक है, बात ये नहीं है कि सर इसमें तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ उन्होंने पूछा, क्या पूछा है हम लोग देख लेते हैं। बात क्या है कि उसने क्या कहा, 978 रुपए की वो चीज़ है और उसको उसने बेचा 925 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया उसने? 925 रुपए में बेच दिया। सवाल ये जानना चाहता है कितनी छूट दे दी, तो कितने रुपए छोड़ दिए उसमें बताओ तो। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 9 में से 9 जाएगा, कोई बात नहीं। 53 रुपए की छूट दे दी, कितने रुपए पर? तो हम कहेंगे सर 978 रुपए पर छूट उसको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब सवाल ने तो पूछा है सर परसेंट कितना होगा, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुणा करा देंगे। बोलो कराएंगे कि नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अब ऊपर अगर गुणा करा देंगे तो ये चीज हो जाएगी 5300 और नीचे हमारे पास कितना रहेगा? हमारे पास रहेगा 978। ठीक, अब मुझे एक बात बता दो कि ये गंदी चीज है कि नहीं है? क्या 978 से 5300 को भाग करना आसान है? तो आसान नहीं है। क्या सर यहाँ पर कोई ट्रिक काम कर जाएगी? कौन सी ट्रिक लगाओगे भैया यहाँ पर? ठीक है, तो अब एक ट्रिक लगेगी, वो है ऑप्शन को। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन को अपने देखते हैं। तो ऑप्शन जितने हैं वो सारे के सारे अलग हैं। एक जगह 6 देखने को मिल रहा है, एक जगह 9, एक जगह 5 और एक जगह 7। ठीक है, तो हम एक जुगाड़ करते हैं। देखो ये क्या है? ये 9 है, यानी 1000 के आसपास है। ठीक है, 1000 के आसपास है। अच्छा ये जो 5300 है वनी वो 5000 से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर 1000 को हम 5000 को अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 5 के बराबर आएगा। कितना आएगा? 5 के बराबर आएगा। यानी हम ये तो कह सकते हैं क्योंकि ये और थोड़ा सा कम है और वो भी 5000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 5 से चीजें थोड़ी सी ज्यादा है। 5 से चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन 6 के आसपास नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? इसको अगर हम 900 ही मान लें तो 9 को 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, और ऊपर तो 5300 ही है, मतलब 6 से कम है और 5 से ज्यादा है। तो अपने ऑप्शन को देखो, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? तो मिलेगा। कौन सा? 5.4। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.4%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 5.4% ऑप्शन की बात करें तो सी, और ये वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग ये भले ही कह सकते हैं कि सर ऑप्शन अगर ऐसा नहीं मिला तो मैं पिछली वाली क्लास में भी मैंने यही कहा था। तो भैया ये मेरी गलती नहीं है, एसएससी से जाकर के पूछो कि आप ऐसा ऑप्शन क्यों रखते हो। इनको भी पता था, जब इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया, ऐसा डाटा दिया, इनको भी पता था कि लड़का इतना गंदा कैसे करेगा, और ये तो चाहते हैं ना कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए ये ऐसा ऑप्शन दे देते हैं ताकि लड़का ऐसा खेल कर पाए। और ये सभी खेल कर भी नहीं पाते हैं, ये भी बात समझ लो, ये सभी लोग कर भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो जिद्दी होते हैं, नहीं हम तो इसको भाग करके मानेंगे, तो वो भाग करने में लग जाते हैं। और अगर आप भी ऐसे लग गए तो फिर लगे रह जाओगे, कोई बात नहीं भाई। अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए, केवल भाग ही करना है, तो भाग करके चले आना एग्जाम के हॉल से। ठीक है, और अगर नौकरी चाहिए तो अलग बात है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल टुच्चू सा सवाल है। ठीक है, लेकिन अब है तो है। सवाल ने कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? क्या मुझे बताने की जरूरत है? देख लेते हैं इसको, तो वैसे हल कर देंगे। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 8 9 7 3 4 2। देखो क्या है? 8 9 7 3 4 2। देख लेते हैं, देखो 9 कट जाएगा, क्लियर है। 7 और 2 9 कट जाएगा, और ये 4 और 3 7 और 8 15, ये तो नहीं कटेगा, ये 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमको मिल रहा है 5 9 4 3 2 7। 7 और 2 9, ये कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। बात करें अगर हम तीसरे ऑप्शन की, तो ये हमको मिल रहा है 3 4 6 2 1 7। 3 4 6 2 1 7। ठीक है, 4 6 2 1 7। 7 2 9 कट जाएगा, 6 3 कट जाएगा, 4 1 ये नहीं कटेगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। अगर डी सही होगा तो ठीक है, नहीं सही होगा तो ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एनओटी कहीं लिखा नहीं हुआ है, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमको डी पे जाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, और डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। इसमें कुछ खास करके मतलब ऐसा कोई सवाल है नहीं कि ऐसे सवालों में आपको समस्या हो। ठीक है, अब ऐसे भी लड़के होंगे इसमें कि वो भाग करके देखेंगे कि नहीं हमको भाग करना है, तो भाग नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नंबर 7 नंबर सवाल ने कहा है कि दो संख्याओं का योग 59 है और उनका उत्पाद 840 है। ये क्वेश्चन मुझको बिल्कुल ऐसे ही मिला। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया उसका। प्रोडक्ट का मतलब होता है ना उत्पाद, तो अगर मैथ के सेंस में ना उसको देखा जाए तो वही प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद ही इसको ले लिया गया है। तो संख्या क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग 59 है, कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं दो संख्याएं, तो हम मान लेते हैं ए और बी है,
तब कंडीशन के हिसाब से a प्लस बी बराबर हमको कितना देखने को मिलेगा 59। अच्छा, और उनका उत्पाद 840 है, मतलब जो ए बी है वो कितना है 840 है। अच्छा, तो सवाल ने कहा है कि उनके वर्गों का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमको? उनके वर्गों का योग निकालना है। तो वर्गों का योग क्या होता है हम सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात हमको निकालनी है। बात यह है कि सर ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये निकलेगा किसके सहारे से? तो इनके सहारे से निकलेगा। तो इसका कोई ऐसा रूल रखो कि ये हमको मिल जाए, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, और मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि इसकी जगह पर अगर हम रख लें a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है उसी का स्क्वायर यहाँ पर हम रख लेते हैं। अच्छा, अब इसको जब हम लोग खोलते हैं तो क्या निकलता है समझना जरा। इसको जब ओपन करेंगे तो निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकलेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये है, तो क्या यहाँ पर हम लोग -2ab कर दें? अब जो इसका प्लस 2ab आएगा वो इससे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, जो यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी की वैल्यू हमको दिया गया है 59, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का ये 2 हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 840। बोलो दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है ना। कितनी वैल्यू दी गई है हमको? ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं कि अगर हम ये इसका जब वर्ग करेंगे 9 9 81 कितना आएगा? 1 आएगा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो एक में से 0 जाएगा यहाँ पर, तो 1 बचेगा, और एक यहाँ पर यूनिट डिजिट की बात करें तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, ए और सी दोनों में। तो बात यह है कि सर इनमें से फिर कौन सा सही होगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका वर्ग करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, इनका वर्ग हमको करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? निकाल लेते हैं 59 का, कि 59 का वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है, कितना आएगा 8 आएगा, 9 पछे 45 दूना 90, और 8 कितना हो जाता है 98, ठीक है। 98 फिर कितना आएगा 9 आएगा, फिर 5 हम 25, और 9 कितना हो जाता है 34। 3481 माइनस 840 दूना कितना हो जाएगा 1680। बोलो सही कि नहीं सही? ठीक है, 840 दूना कितना हो जाएगा 1680। घटा दो भैया, तो एक में से 0 जाएगा 1, 8 में से 8 चला जाएगा तो 0 0 1। बोलो किस में आ रहा है? तो अपना सी वाला ऑप्शन सही है, 1801। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1801, ऑप्शन सी इज राइट। 1801 ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है? बहुत शानदार। इसमें भी कुछ नहीं था, ये छोटी सी चीज है जो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और अगर नहीं भी याद हो पाता है तो अब इतनी सी चीज तो आप जानते होंगे, कक्षा 6 में भी आपने बीजगणित पढ़ा हुआ है, तो ये चीज आप कर पाओगे। क्लियर है? मजा आया होगा इसमें भी, ठीक है। तो अगले सवाल पे हम लोग देखते हैं, नंबर 8 वाला सवाल देखते हैं। बहुत शानदार सवाल है, और कैसे इसको मैं आपको बताऊंगा वो चीज समझते हैं। सवाल नंबर 8 ने कहा है, एवरेज का क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में 20 छात्र, एक कॉलेज में 16 छात्रों की जो औसत आयु है वो 20 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 है। तो हम एक बात मान लेते हैं, देखो हमारे पास कुल कितने हैं 16 है, अच्छी बात है, कुल 16 छात्र हैं, और इनकी जो एवरेज आयु है वो कितनी है 20 है। अच्छा, इनको फिर उसने क्या किया, टुकड़ों में बांटा। इसमें से जो 5 छात्र हैं इनकी एवरेज जो एज है वो भी 20 है, और 20 है, ठीक है। और अन्य 10 छात्रों की, 10 और छात्र ले लो, यहाँ पर 10 और छात्र हैं जिनकी जो औसत आयु है वो है 20.4। क्लियर है? फिर सवाल ने कहा है कि कॉलेज का जो 16वां छात्र है उसकी आयु का पता लगाओ। देखो कितने हो गए, 10 5 15, तो बचा ही एक के छात्र है, एक ही छात्र तो बचा है। सवाल ने कहा है इसकी उम्र का पता लगाओ। मुझे एक बात बता दो, ठीक है, और मैं आपसे बस इतना ही पूछ रहा हूं कि अगर 16 लोगों की उम्र 20 वर्ष है, औसत उम्र 20 वर्ष है, तो में से जितने भी लोग हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ सबकी उम्र 20 वर्ष है। इनकी भी 20 होनी चाहिए, इनकी तो 20 है, ऊपर वाले की कृपा से, बहुत अच्छी बात है। इनकी भी 20 होनी चाहिए थी। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एवरेज हमसे यही कहता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कि इनकी जो उम्र है वो 20 होनी चाहिए थी, बट इनकी ज्यादा मिल गई। इनकी उम्र क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बोलो तो 0.4। कितनी जगहों पर ज्यादा, नहीं कितने लोगों में ज्यादा है, 10 लोगों में। इनको कर दो तो कितना आएगा 4 किलो। तो हम कह सकते 4 वर्ष, किलो नहीं आएगा, उम्र है ना, तो 4 वर्ष। समझना बातों को। तो हमें कह सकते हैं कि सर ये लोग मिल करके 4 वर्ष ज्यादा अपने पास रखे हुए हैं। तो जो 4 वर्ष इनके पास ज्यादा है वो किसी ना किसी से तो इन्होंने लिया होगा भाई, किसी ना किसी से तो इन्होंने लिया होगा, क्योंकि सवाल ने तो ये कहा है कि तुम सबके पास 20 20 20 होना चाहिए। तो इन्होंने किससे लिया होगा? इन 5 से तो ले नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपना फिक्स करके रखा है। ये जो बेचारा है ना एक बंदा, तो 4 वो इन्हीं का होगा। तो सवाल ने कहा 20 तुझको होना चाहिए, लेकिन इसके हिस्से का 4 इनके पास है, तो वो 4 यहाँ पर घटा दो, कितना आ जाएगा 16। यानी जो 16वां व्यक्ति है वो 16 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 16। ऑप्शन की बात करें तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये मत सोच लेना कि 16वां है इसलिए 16 आया।
अगर 11वां पूछता तो 11 आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये 4 वर्ष इन्होंने ज्यादा लेकर के रखा था इनके हिस्से का, तो इसलिए ये 16 साल है, और जो इनके पास 4 वर्ष की कमी है वो इन 10 लोगों के पास है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है अगला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जिद कितनी खराब होती है और कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल ने कहा है कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी ये दो संख्याएं हैं, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 6 है, ऐसा सवाल ने हमसे कहा। अच्छी बात है। और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। वर्गों के बीच का अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 60 के बराबर है। ठीक है, तो सवाल ने क्या कहा है? उनके क्यूब्स का योग बताओ। अब कुछ लड़के यहाँ पर जानते हो क्या करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपना तरीका आपको बताऊंगा। क्या है? सवाल ने कहा है कि उनके क्यूब का अंतर बताओ। ठीक है, ये यही सवाल ने हमसे पूछा है। नहीं, क्यूब का योग पूछा है। अच्छा, ये बताओ। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा ये चीज़ पता है तो इसका ऐसा फार्मूला लिखेंगे जो इस टर्म में आए। अगर वो नहीं भी आता है तो हम क्या करने वाले हैं? इसको बनाएंगे और हल करेंगे। यही करने वाले हैं, और यही होता ही है। यही होता ही है, क्योंकि इसमें इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस सवाल में हम कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। हाँ, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर जी। ये 60, और a माइनस बी की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 6 दिया गया है। तो a प्लस बी गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60, और 6 दहम्मा 60 ऐसे। तो बोलो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अब ये दो इक्वेशन जो हमको मिल गई, यहाँ से सीधे जरूर देखो क्या है ना कि हम मतलब 6, 7, 8 के बच्चे नहीं है कि हम सवाल को बोर्ड पे या कॉपी पे ऐसे लगाएं, विधिवत अच्छे तरीके से दिखाएं। हमें अपना ऑप्शन चाहिए कैसे भी मिले। और मुझे एक बात बता दो, ऐसी दो संख्या ढूंढो तो कि जिनको जोड़ने पर 10 आए और घटाने पर 6 आए। भैया 6 अगर आ रहा है ना घटाने पर, बात समझ में आ रही है ना? 6 अगर आ रहा है तो इनसे बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है? 6 से बड़ी या तो 8 हो सकती है, या तो 6 से बड़ी 7 हो सकती है, या तो 6 से बड़ी 9 हो सकती है, या तो 10 हो सकती है। उनमें से घटाएंगे तभी तो कुछ ऐसा मिलेगा ना। 7 में से कितना घटा देंगे? 1 घटाएंगे, फिर उनको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। 8 ले लो, 8 में से कितना घटाओ कि 6 आ जाए? 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, और 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 भी आएगा। तो यहाँ से सीधी बात हमको पता चल पा रही है कि a बराबर 8 होगा और b बराबर 2 होगा, जो इन दोनों इक्वेशंस को मान रहा है। बोलो मान रहा है कि नहीं मान रहा? 8 और 2 को जोड़ लोगे तो ये सही हो जाएगा, 8 में से 2 घटा दोगे ये सही हो जाएगा। a और b की वैल्यू हमको पता है, यहाँ रख दो। तो a की वैल्यू रखोगे कितना? 8 की पावर 3, और b की वैल्यू रखोगे तो 2 की पावर 3। 8 कितना होता है क्यों बोलो तो? 8 अठी 64 अट्ठे 512, और 2 दूनी 4 दूनी 8। 512 में 8 जोड़ोगे कितना होगा? तो ये हो जाएगा 520। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ये डी में हमको मिल रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन डी इज राइट। बोलो ये इसमें कोई समस्या है क्या? समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ये बात भी हम लोग देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस तरीके पे हम लोग चल रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन ने वैसे ही हमसे पूछा हो, ऐसा नहीं है। यहीं पर हमको अपना दिमाग खोलना होता है, यहीं लगाना होता है। ठीक है, अगर ये बात आप क्लिक कर पाते हैं, उसमें आपके दिमाग में चीजें क्लिक हो पाती हैं, तो आप यहाँ पर जा पाओगे, वरना आप यहाँ पर खेलते रहोगे और इस सवाल को लगाने में बहुत टाइम वेस्ट करोगे। जरूरी नहीं है कि आखिर में लग जाए। बात समझ में आ गई? और लग जाएगा तो भी बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा, जो एग्जाम में हमको नहीं करना है, कतई नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज है जो हमारे पास नहीं होती एग्जाम में, और वो है समय। वरना हम इतना तो पढ़ के जाते हैं कि हम हर क्वेश्चन को वहां पर कर सकते हैं। समझ रहे हैं चीजों को? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, शानदार सवाल है। 10 सवाल क्या कह रहा है कि रुपए 600 में एक वस्तु बेचकर एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। 20% का नुकसान उठाने के लिए उसे किस कीमत पर वस्तु को बेचना चाहिए? पहला दुकानदार हमको ऐसा मिला है जो हानि चाहता है। हर कोई चाहता है आज के इस भरी दुनिया में, ठीक है, हर कोई चाहता है अपना प्रॉफिट है। ये पहला दुकानदार है जो अपना हानि चाहता है, तो अच्छा दुकानदार होगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा? 600 में बेचता है तो 20% का उसको प्रॉफिट होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो 120 पर बेच रहा होगा। चाहता क्या है? 20% का नुकसान चाहता है, 80 पे बेचना चाहता है। क्लियर है? तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है,
12 की वैल्यू देखो, जब वो 12 रुपए पर बेच रहा था तो 600 में बेच रहा था। कितने पर बेच रहा था? 600 में। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 पंचे 60 यानी 50 हो जाएगी। 8 पर वो बेचना चाहता है, इसको 50 से गुणा करा दो। 8 पंचे कितना हो जाएगा? 400। तो हमें कह सकते हैं सर वो 600 में बेच रहा था तो 20 का प्रॉफिट हो रहा था, वो चाहता है कि उसको 20 का नुकसान हो, तो सर उसको 400 रुपए पर बेचना चाहिए। ऑप्शन की बात करें तो बी है। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शानदार सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, ये मतलब सोच भी नहीं सकते हो अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता। ठीक है, मतलब मैं प्रीवियस ईयर नहीं लेता, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस लेकर के आता, आपको करवाता, तो आप क्लास को देखते और आपको ये लगता शायद कि सर बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हो ताकि हमको समझ में आ जाए। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हो, एसएससी ने पूछा ही ऐसे है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि सर ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो ईजी हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। नंबर 11 नंबर ने कहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय लागत मूल्य का 12% कर के रूप में चुकाता है, जिसकी लागत 500 रुपए है। अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, उसका जो सीपी था वो 500 रुपए था। ठीक है, उसने क्या किया? 12% कर के रूप में देनी हमको और टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इसका 12% निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा उसका लागत मूल्य हो जाएगा वो 560 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा लागत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 560 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? अब सवाल ने कहा है कि वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? भाई 560 रुपए हमने उस पर लगा दिए। कितना लगा दिया हमने? 560 लगा दिया खरीदते समय। अब हम उस चीज पर कुछ एक्स्ट्रा कीमत लिखेंगे ताकि हम जो खरीदने आएगा कस्टमर होगा उसको हम डिस्काउंट भी दें और फिर भी हमें प्रॉफिट हो। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा लागत मूल्य है, इसको रखते हैं किनारे। अब हम करते हैं अपनी चीजों की बात। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा कि 16% की छूट भी देना चाहता है। मुझे एक बात बता दो, छूट हम हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, एमपी मतलब मार्क प्राइस। छूट देने के बाद उसको हम बेचते ही तो हैं। तो सवाल ने क्या कहा है कि वो 16% की छूट देता है, तो हमें कह सकते हैं कि सर वो 100 रुपए की चीज 84 रुपए में बेच रहा होगा। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कहा है उसने कि उसको तब 20% का फायदा भी होता है। अच्छा, फायदा हम हमेशा अपने क्रय मूल्य पर निकालते हैं, जितने रुपए का हमने उसको खरीदा होता है। ठीक है, उसी पर हमेशा निकालते हैं। तो क्रय मूल्य यानी सीपी। अच्छा, और फिर बेच रहे होते हैं। भाई ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बेच, भाई हमको 20% का फायदा हो रहा है, मतलब हम बेचेंगे तभी तो फायदा होगा। तो यहाँ पर सवाल ने ये कहा है 20% का मतलब क्या होता है कि 10 सी चीजें क्या हो जाती हैं? 12। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपए की चीज को वो 12 रुपए पर बेच रहा होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? अच्छी बात है। अब इन दोनों को जरा देखो गौर से। यहां पर अगर इस एमपी के हिसाब से अगर देखें तो वो 84 रुपए में बेच रहा है, सीपी के हिसाब से देखें तो 12 रुपए में बेच रहा है, जबकि वस्तु एक ही है, विक्रय मूल्य एक ही होना चाहिए। अलग कैसे? इसको 84 बनाओ। कैसे गुणा करेंगे? 7 से, तो 7 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा ताकि अनुपात बराबर रहे। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 100 से 84 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, और ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 84। तो अब हम ये कह सकते हैं सर 70 रुपए की वस्तु उसने खरीदी। बात समझना, सीपी है, उस पर उसने 100 रुपया लिखा और 84 की उसने बेच दी। बात क्लियर है? लेकिन मैंने कहा ना 70 की खरीदी, सवाल ने तो कहा था उसने 560 रुपए का खरीदा। तो ये किसके बराबर है भैया? यही बराबर है 560 के। जीरो से जीरो को काटो, 7 एकम 7, 7 8 56, कितने के बराबर? 1 यूनिट, 8 के बराबर। तो बोलो जो मार्क प्राइस है 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? अगर इसको 8 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 800 रुपए के बराबर। तो हम कह सकते हैं सर जी जो अंकित मूल्य रहा होगा उस वस्तु का वो कितना रहा होगा? 800 रुपए। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर है? क्या बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, और जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को इक्वल करके बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिस अगर हम लोग नहीं कर रहे होते, मैं आपको पढ़ा रहा होता, ठीक है, तो वहाँ पर और बढ़िया मजा आता। लेकिन अब चूंकि हम लोग प्रीवियस ईयर ही करें, कोई बात नहीं है। हर पेपर में हम लोग 2 क्वेश्चन तो कम से कम देखते ही हैं। ऐसे ऐसे नए नए तरीकों के क्वेश्चंस को देखेंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इन्होंने CHSL में पूछा क्यों, लेकिन पूछ लिया इन्होंने ताकि बच्चों को नौकरी देनी, भाई उनके भविष्य का सवाल है तो पूछना तो पड़ेगा। तो 12वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है। अब इनको लगा होगा
कि जब हम तीन संख्याओं को दो देंगे ना, 2, 5 और 10, तो लड़का क्या करेगा, लड़का ये करेगा ना, तो वो तीनों से चेक करेगा, वो क्या करेगा, तीनों से चेक करेगा कि हाँ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बात समझ में आ रही, वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन चूंकि लड़का होशियार होता है तो हम सभी चीजों को जानते हैं। देखो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी मतलब होता है आखिरी में 5 होना चाहिए, लेकिन 10 का मतलब तो ये होता है ना कि आखिरी में 0 होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन को देखो और एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है जिसके आखिरी में 0 है, और वो है ऑप्शन सी। तो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड का सवाल था ये, 1 सेकंड जैसा कह सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकंड का ही हमारा सवाल था। तो ये सब बातें हो गई, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसको लगाने का मैं आपको एकदम बेस्ट मेथड बताता हूं। ठीक है, तो सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद में लगाते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, तो इसको हम थोड़ा सा आराम से समझेंगे, ताकि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप गलती बिल्कुल ना करें। चलिए, सवाल ने कहा है कि रवि अपने स्कूल के लिए अपनी साइकिल से 8:20 बजे निकलता है, यानी 8:20 हो जाते हैं सुबह, तब वो अपने घर से अपने स्कूल के लिए अपनी साइकिल से निकलता है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल चलाता है तो वह 8 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि जितने टाइम में उसको स्कूल पहुंचना चाहिए था वो 8 मिनट लेट हो जाता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि और अगर वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्कूल कितने बजे शुरू होता है, ये बात सवाल ने हमसे पूछी है। तो हम क्या करने वाले हैं, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आपको मजा आ गया, तो आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप लाइक तुरंत कर दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। हम पहले इन दोनों की स्पीड को देख लेते हैं। तो क्या है कि पहले जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद में वो क्या करता है, अपनी स्पीड को दोबारा 16 कर देता है। तो ये तो बात होगी स्पीड की। हम ये पता कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 होता है ना, तो 80 ले लेते हैं। 80 किलोमीटर कुल दूरी है, 10 अट्ठे 80 और 16 पंचे 80। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम। मतलब कि जब वो 10 की स्पीड से जाता था, ऐसे समझ लो, जब वो 10 की स्पीड से जाता था तो उसको 8 घंटे लगते थे, और अब वो जब 16 की स्पीड से जाता है तो उसको कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। क्या बात समझ में आ गई, ये हमने माना है भाई। उसके घर से और उसके स्कूल के बीच की दूरी 80 किलोमीटर थोड़ी थी। यहाँ पर कुछ लड़के ऐसा सोचने लगते हैं, सर जी 8 घंटे, 8 घंटे कैसे लगेंगे, सर जी 8 घंटे लगते हैं तो हम तो कभी जिंदगी में जाते ही नहीं स्कूल पढ़ने। ऐसा तो ऐसा नहीं है, समझा समझा करो। ठीक है, अगर 8 घंटे देख करके डर गए ना, इसीलिए गणित पढ़ना पड़ रहा है आज मैथ आपको, वरना अगर उसी समय सीख लिया होता तो आज नहीं पढ़ना पड़ता। यहाँ पर कोई बात नहीं, अभी सीख जाओगे। तो 8 घंटे लगते थे, और यहाँ पर कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना कि जब उसको 8 घंटे लग रहे थे, 8 घंटे जब उसको लग रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा था ना, यहाँ पर वो 8 मिनट देर से पहुंचता था, यानी 8 घंटे ले रहा था फिर भी वो 8 मिनट देर कर देता था। यानी उसको 7 घंटे 52 मिनट में वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो 8 मिनट देर कर देता था। बोलो कर देता था। हाँ, दोबारा आते हैं, जब उसको 5 घंटे लगते थे, जब उसको कितना लगता था, 5 घंटे लगते थे, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। कितने पहुंच जाता था, 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। नहीं पहुंचना चाहिए था, इसको टाइम से पहुंचना चाहिए था। बात समझ में आ गई। अच्छा, इनके बीच का अंतर कितना है भाई, ये भी तो टाइम ही है ना। इनके बीच के अगर हम अंतर की बात करें तो हम कह सकते हैं 3, और ये 3 बराबर होगा 18 के। ये जुड़ जाएगा। ये क्यों जुड़ेगा भाई, देखो इन दोनों टाइम के बीच का अंतर हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अलग समझ लेते हैं, फिर यहां पर देखेंगे। देखो बात क्या है कि एक प्लस में देखो, जैसे हम गए और हमको 10 मिनट देर हो गया, लेट हो गया हमको, और इस बार हम टाइम से पहुंच गए, तो जो इन दोनों के बीच का गैप है वो 10 मिनट ही तो आया भाई, 10 मिनट ही तो आया ना। लेकिन इस बार इसमें क्या हुआ है कि हम 10 मिनट पहली बार पहुंचे तो लेट में पहुंचे, और इस बार हम 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो 20 मिनट का गैप हुआ कि नहीं हुआ भाई। 10 देखो, जैसे हम यहाँ पर 0 पे हैं, ये हमारा एक्चुअल टाइम है, इतने पे हमको पहुंचना चाहिए था। एक बार हमको देर हो गया तो यहाँ पे पहुंच गए। दोबारा अगर हम इसी टाइम पे पहुंचते 0 पे, तो गैपिंग 10 मिनट ही तो आती। लेकिन दोबारा में क्या हुआ, दोबारा में हम जल्दी पहुंच गए, 10 मिनट हमको पहुंचना यहां पर चाहिए था, लेकिन हम यहीं पहुंच गए। तो अब गैपिंग देखो तो कितना होगा, 20। कैसे, दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया, यहां पर जोड़ लिया। क्या बात समझ में आ गई।
हमने इन दोनों को क्या किया, यहाँ पर जोड़ लिया। अच्छा, तो 3 किसके बराबर है, 18 के। सोचो 1 किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर 6 के। लेकिन एक बात समझना है, जो हमको स्पीड दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, लेकिन जो ये चीज है वो मिनट में है। तो इस मिनट को क्या बनाएंगे, हम घंटा बनाएंगे, और घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, तो 6 कम 6 और 6 धामा 60 कितना हो जाएगा, 1/10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई 1 यूनिट की वैल्यू की। हमको तो पता करना है स्कूल जाने में उसको कितना समय लगता है, तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, 8 घंटे की निकालते हैं, यानी इस 8 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू 1/10, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/10। कितना हो जाएगा, 8/10। ठीक है, ये 8/10 जो है ये है क्या, 8/10 जो है ये घंटा है ना, इसको मिनट बनाते हैं। अब हम कैसे मिनट बनाएंगे, तो 60 से गुणा कर लेंगे, 10 छक्का 60, ठीक है, और 8 छक 48। तो हम कह सकते हैं कि सर वो 48 मिनट लगता था, अपने स्कूल पहुंच जाता था। तो क्या सर 48 आंसर हो जाएगा, नहीं, आंसर 48 नहीं होगा। बात समझना है, देखो क्या है कि जब वो इस 8 में स्कूल पहुंचता था तो उसे 8 मिनट देर हो जाता था, यानी स्कूल पहुंचने का जो सही टाइम था वो इसमें जो भी ये टाइम है उसमें से 8 घटा दो, तो हम कह सकते हैं कि स्कूल का सही टाइम, स्कूल का जो सही समय की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं सर इस 48 से 8 मिनट घटा दो तो 40 मिनट में हमको स्कूल पहुंच जाना चाहिए था। अब बात करते हैं सर 40 मिनट तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो सवाल ने स्टार्ट में पूछा था कि भैया वो 8:20 पर निकलता है, कितने बजे निकलता है, 8:20 पर निकलता है, 40 मिनट लगता है उसको जाने में, तो कुल वो 9 बजे पहुंचेगा। कितने बजे पहुंचेगा, 9 बजे पहुंचेगा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट भी एकदम बेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे, कभी देर होता है कभी जल्दी होता है, या दोनों बार देर होता है दोनों बार जल्दी होता है, तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे आपको समझाना था तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगा हो, क्योंकि नई चीज थी तो आपको बताना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि मैं ही समझ करके मैं क्वेश्चन करा दूं तो फिर भी मेरे पढ़ाने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो कमेंट जरूर करिएगा। अगली क्लास में इसको और इसके जैसे और किसी न किसी क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन को हम लोग रख लेंगे और उसको जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में जरूर आए। तो चलिए फिर, मजा आया होगा, अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर मजा आया होगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। अगले सवाल पे हम लोग भागते हैं तुरंत, और अगला सवाल देखते हैं नंबर 14। बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, सवाल ने कहा है कि दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 5:2 है। देखो क्या है, दूध यानी मिल्क की बात करें और यहाँ पर वाटर की बात कर लें, तो अगर हम बात करते हैं अनुपात की तो 5:2 है। कुल कितना है, 7 है। 7 की वैल्यू हमको 56 दी गई है, बोलो दी गई है कि नहीं दी गई है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कह सकते हैं सर 8 आएगी। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो अभी दूध कितना है, तो 8×5 = 40। कितना दूध है अभी, 40 लीटर दूध अभी है। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा है कि दूध से पानी का अनुपात 7:2 बनाने के लिए मिश्रण में कुछ दूध डालना है, तो नए मिश्रण में दूध कितना होगा, नए मिश्रण में दूध कितना होगा, मुझे बात बता दो। कितना बनाना है हमको, 7:2 बनाना है। देखो भैया पानी की मात्रा सेम है, बहुत अच्छी बात है, सवाल बड़ा आसान हो गया। ठीक है, इसको भी CHSL में क्यों पूछा SSC ने समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे लिए तो अच्छा है। पानी बराबर है, केवल दूध बढ़ा हुआ है। दूध बढ़ा कितना है मुझे बता दो। 5 से चीजें कितनी हो गई, 7 हो गई। इनको हम 2 तरीकों से लगा सकते हैं। पहला देखो, पहले दूध था कितना, 40 लीटर था, वृद्धि कितना हो गया, 2 यूनिट, और 2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1 का मतलब 8 है तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 16। तो बाद में कुल हो कितना जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। पहले 40 था, अब कितना हो गया, 16। तो 16 और 40 इनको जोड़ लो तो ये तो हो जाएगा 56 लीटर, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इसको ना निकालो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें, ये वाली जो चीज है ना वो बराबर है। तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 56 लीटर। हम डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें क्या हैं, आपस में इक्वल है। 56 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही सवाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डी ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सवाल था, ऐसा सवाल आ जाए तो फिर किस्मत की बात है।
ठीक है, अगला नंबर 15 वाला सवाल देखते हैं। 15 नंबर ने कहा है कि 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 पुरुष हैं, एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे बता दो, अगर हम बात करें अपने टोटल वर्क की, तो हम कह सकते हैं सर 25 आदमी थे, 16 दिन में पूरा कर सकते थे, तो यही हमारा पूरा काम हो जाएगा। 25 × 16 ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा काम हो जाएगा। इनको जरा गुणा करा लेते हैं। 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80, 0 हासिल आएगा 8, 16 दूना 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। कुल काम कितना था, 40 काम था। कुल काम कितना था, तो 40 काम था। सवाल ने क्या कहा है, कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद ना, तो ये जो 25 लोग हैं, 25 लोग जो हैं, ये 4 दिन तक काम कर चुके होंगे। तो 4 दिन में कितना काम किया इन्होंने, 100। शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो 300 बचा। भाई 4 दिन काम कर लिया ना इन्होंने, अच्छी बात है। इसके बाद में क्या होता है, 5 पुरुष समान कारीगरी के साथ, बहुत जरूरी है समान कारीगरी का होना। मतलब समान कारीगरी का मतलब ये होता है कि समान क्षमता वाले। भाई जो बाद में 5 आए, अगर वो एकदम तगड़े तंदुरुस्त आ गए तो फिर वो तो जल्दी काम खत्म करेंगे ना। तो इसलिए समान कारीगरी, एकदम उसी लेवल के आए, उसी जैसा काम करेंगे। ठीक है, तो आप अब देखो, क्या पहले कितने लोग थे, 25 लोग थे, 5 आ गए, 5 के आने से, 5 के आ जाने से, तो 5 के आने से जो कुल व्यक्ति हो गए ना, पुरुष कितने हो गए, तो पुरुष हो गए भैया, पहले 25 थे, 5 अब आए, अब कुल कितने हो गए, 30। और ये जो 30 लोग हैं ना, वो इस शेष कार्य को करेंगे। सवाल ने यही कहा है, शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो भैया 300 काम हमारे पास हैं, 30 लोग मिल करके करेंगे। तो कोई भी छोटा बच्चा बता देगा सर 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन की बात करें तो कहाँ है भैया, बी नंबर। बी नंबर बिल्कुल सही, एकदम झक्कास। बी नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया होगा इसमें भी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने अंत नहीं, मतलब आज की क्लास के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला सवाल नंबर 16 देखिए। नंबर 16 अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको मैंने क्यों लिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा सवाल है, पहले लगाते हैं फिर बताऊंगा। तो सवाल ने कहा है कि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है। कोई बात नहीं है, लंबाई 12% बढ़ जाती है। हम मान लेते हैं उसकी लंबाई पहले 100 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। फिर सवाल ने कहा और उसकी जो चौड़ाई है वो 8% कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं सर चौड़ाई पहले 100 थी, अब 92 हो जाएगी। कोई बात नहीं है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेंथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, सवाल ने कहा है कि तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, क्षेत्रफल मुझे बता दो तो क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, होता है कि नहीं होता है। तो इनको गुणा करा लो भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई पता चल जाएगा पहले कितना था। तो एक के बाद में 4 जीरो चिपका दिया हमने। अब इनका गुणा करा लो। अब इनको गुणा हम कैसे कराएंगे, इनको हम गुणा कैसे कराएंगे, तो इनको हम गुणा झटाक से करा लेते हैं। ठीक है, ये 112 है और ये कितना है, 92 है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 12, और ये कितना कम है, तो ये 8 कम है 100 से। 12 ठीक कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो ये माइनस हो जाएगा। कोई बात नहीं, 112 ये 92 में अगर 12 जोड़ो, या 112 से 8 घटा दो, कोई बात नहीं। तो 112 से अगर 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 104 बचेगा। तो क्या सर जी आंसर हो जाएगा, नहीं। ये जो 96 है ना, ये माइनस है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे हम, ये जो 4 है ना, इसको 400 मान लो, यहाँ से उधार जाएगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 में से 9, और ये 3, और ये 10, तो 10,304। 10,304। कहोगे सर जी ये कैसे होगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, मैं ये आपको दिखाने के लिए हमने ये किया है, वरना इसको करने की जरूरत नहीं थी। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो दिमाग में आ जाता है तुरंत क्या होने वाला है, और यहाँ पर सीधे आंसर लिखा जाता है। ये सारी चीजें की नहीं जाती हैं, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने कहा था तो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, पहले क्लास करते हैं। अब मुझे एक बात बता दो, हमको यहाँ पर 100 बनाना है, तो ये 2 जीरो इधर चिपका दो। 2 जीरो इधर से हटेगा, मतलब 2 जीरो के बाद में दशमलव लगेगा। तो अगर ये 100 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 103.04। तो हम ये कह सकते हैं कि सर उसका क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 103.4 हो गया। अगर हम बात करें वृद्धि की, तो 3.04 की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला वाला हमको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए नंबर 15 नहीं 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 16वें सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए रखा कि ये कैलकुलेशन आपको मैं बता सकूं। ठीक है, वरना आप इसका गुणा करते ना बहुत लंबा जाता। बहुत अच्छा तरीका ये है ऐसे सवालों को हल करने का, समझ रहे हैं ना,
बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला सवाल तो देखिए एकदम जबरदस्त, ठीक है। क्यों जबरदस्त है ये भी यहाँ पर देखिए। सवाल ने कहा है, अच्छा ये क्यों अच्छा सवाल मुझे लगता है 17 नंबर वाला जो अभी हम करने वाले हैं, ये इसलिए हमको अच्छा लगता है कि इसमें हर बच्चा वही काम करेगा जो काम इसमें होना चाहिए, लेकिन दरअसल उस काम को करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, तो सवाल सबसे पहले देखिए फिर देखते हैं। सवाल ने कहा है सुनीता, अमित और विभा। ये हम मान लेते हैं ये सुनीता है, ठीक है, और ये अमित है और ये विभा है। अच्छा, इनके बीच में एक निश्चित राशि को 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। अच्छी बात है। फिर सवाल ने कहा है कि यदि विभा को 14,416 रुपए मिलते हैं, ये विभा है, इसको कितने रुपए मिलते हैं, 14,416 रुपए मिलते हैं, तो सवाल ने हमसे ये पूछा है कुल राशि कितनी है। मुझे ये बात बता दो कुल राशि कितनी है। तो अगर हम कुल राशि की बात यहाँ पर करते हैं 4 3 7 और 2 9, ठीक है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, हर लड़का ये करेगा 4 की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू निकालेगा और फिर 9 की वैल्यू निकालेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बस छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ, और वो चीज़ ये है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो। जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटेगा ना, क्योंकि 9 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्यों ना सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वो आसान है हमारे लिए। तो 9 से अगर हम देखें, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 7 2 8, 4 3 7 और 2 9 और 8 4 12, नहीं कट रहा है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 6 3 9 और 4 नहीं कटेगा। तीसरे ऑप्शन की बात अगर हम करें 3 2 5 और 4 9 और 6 3 9 कट रहा है ना। तीसरा ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है भैया, 3 2 और 4 3 6, 3 2 4 3 6, 6 3 9 कट जाएगा, 4 2 6 3 9 कट जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये निकालने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन जो सी है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। था ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ और यही चीज आप यहाँ पर सीख लो, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास, मतलब एकदम शानदार तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, इसी को कहते हैं स्मार्ट तरीका, ठीक है। मतलब ऐसे सोचना पड़ता है, हमेशा सोचना पड़ता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा ऐसे एक्टिव बना के रखना पड़ता है। हर क्वेश्चन में दिमाग को लगाना पड़ता है कि क्या यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा हो सकता है। और ये सारी चीजें आपको तभी मिल पाएंगी, आपका दिमाग इतना तभी सोच पाएगा जब आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी उस प्रैक्टिस के दौरान, तब आपका दिमाग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अभी वो क्या है, थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, नंबर 18। तो सवाल ने इसमें क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने, सवाल बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ कीमत पर 40 वस्तु को खरीदा। अच्छा, उन्होंने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं की कीमत के बराबर मूल्य पर बेच दिया, ठीक है। शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे चीजों को समझते हैं। देखो क्या किया, उन्होंने 40 वस्तु खरीदे, तो हम ये एक चीज यहां पर मानते हैं कि एक वस्तु की कीमत सीपी जो है वो 1 रुपए है। एक वस्तु का 1 रुपए, तो 40 वस्तु का कितना हो जाएगा, 40 रुपए। ये बात समझ में आ गई। यानी हमने इनको जो खरीदा है वो 40 रुपए का खरीदा है, ठीक है। अब सवाल ने ये कहा है कि उन्होंने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा, लेकिन वो जो लाभ, देखो क्या है ना कि इन्होंने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर तो बेचा, 30% के लाभ पर तो बेचा, लेकिन जितना भी पैसा हमको मिला वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, ठीक है। 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। तो पता करते हैं, तो इसका मतलब 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा 26, और हम ये मान लेते हैं कि x वस्तुओं को इन्होंने बेचा कितने पर, 30% के प्रॉफिट पर। कितने पर, 30% के प्रॉफिट पर। तो हम कह सकते हैं कि 130/100 पे बेचा। भाई x वस्तुओं को कितने रुपए पर बेचा, 30% का इन्होंने प्रॉफिट लिया, तो 100% पर तो खरीदा ही खरीदा है। तो 130/100 पर इन्होंने बेचा। ये देखो कट जाएगा, 13 1 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। 10 से उधर गुणा करा लो, ठीक है। तो ये 10 से 2 को गुणा करा लो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। एक्स क्या था, एक्स था कि उन्होंने जिस कुछ वस्तुओं को जो बेचा है ना, वो कुछ आ जाएगा। तो यानी उन्होंने 20 वस्तुओं को बेचा, उन्होंने 20 वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद में शेष वस्तुओं को 18% के प्रॉफिट पर उन्होंने बेचा। कुल कितनी वस्तुएं थी हमारे पास, 40, 20 बेच दी, शेष वस्तु कितनी बची,
तो अगर हम बात करते हैं शेष वस्तु की, तो 20 वस्तुएं हमारे पास अभी भी बची हैं, और इन 20 वस्तुओं को, वो देखो 20 वस्तुएं हैं, एक की कीमत 1 रुपए है, तो 20 वस्तुओं को हमने 20 रुपए में खरीदा भी होगा, इन पर वो 18% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो इनका हम 18% निकालते हैं, कितना होगा, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, 5 से इनको भाग कर देते हैं, 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 बचेगा 30, 5 छक्का 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, ये बात समझ में आ गई। तो 3.6 रुपए का तो प्रॉफिट हमको यहाँ पर हो रहा है। अगर हम बात करें कुल लाभ की, ठीक है, कुल लाभ की अगर हम बात करें, तो देखो 3.6 रुपए प्रॉफिट हमको यहाँ मिला, और इसके पहले कितना प्रॉफिट मिला था वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम देखो 20 रुपए की, यानी 20 वस्तु को बेच रहे थे, कितने रुपए में, 26 रुपए में। तो 20 वस्तु को 20 रुपए में हमने खरीदा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत 1 रुपए थी, बेचा हमने 26 में, मतलब हमको 16 रुपए का प्रॉफिट वहां पर देखने को मिला। नहीं यार, 16 में क्यों लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, 6 रुपए का, ठीक है। 20 से 26 बनेगा कैसे, तो 6, कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो कुल प्रॉफिट हो जाएगा 9.6 रुपए का। लेकिन सवाल ने ये नहीं पूछा कुल कितना प्रॉफिट है, सवाल ने पूछा प्रॉफिट का परसेंट बताओ कितना होगा। तो यहां पर देख लो भैया, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो हमको जो कुल प्रॉफिट हुआ है 9.6 का, कितने रुपए पर, तो 40 रुपए पर। बोलो 40 रुपए का ही तो हमने कुल सामान खरीदा था। इसको अगर हम गुणा करा देते हैं 100 से, तो एक जीरो से तो ये कट जाएगा, 10 से अगर इसको भाग गुणा कराएंगे तो ये 96 हो जाएगा, ठीक है। और 96 को अगर हम 4 से भाग कर देते हैं तो 24% इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तरीका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और एक मान करके आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि सारे क्वेश्चन आसान आसान मिल रहे थे, तो आपको लग रहा था कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, नहीं, ऐसे भी सवाल एसएससी ही पूछता है। अब इतने पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन, मतलब इतना मान के चलो कि अगर कोई भी है एग्जाम, उसमें अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें से 5 प्रश्न, 4 प्रश्न ऐसे तो आपको देखने को मिलेंगे जो आपका दिमाग खटकाएंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर सारे क्वेश्चन बहुत आसान आ जाएंगे, फिर तो मतलब क्या बात है, फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना, फिर तो ऐसा लगेगा कि एसएससी फिर मामला बहुत गड़बड़ा रही है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आसान दे रही है, तो गलत बात हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं नंबर 19 का। 19 नंबर का क्वेश्चन ने कहा है कि यदि 240 का a% c और a का c% 117.6 है, तो a + c का मान बताओ। उसने क्या कहा, 240 का a%, 240 का a% मतलब नीचे 100 होगा, ये बराबर है c के, किसके बराबर है, c के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको और काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 12a/5, और ये बराबर है c के, कोई बात नहीं। अगली बात उन्होंने क्या कहा, अगली बात उन्होंने ये कही है कि a का c% 117.6 है, a का c%, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर देख लेते हैं, a का c%, तो नीचे 100 हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 117.6 के। 100 से इधर गुणा करा दो, तो एक जीरो तो दशमलव को खा लेगा, और एक जीरो उधर चिपक जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर जो AC है ना, AC ये बराबर हो जाएगा 11760 के। AC किसके बराबर हो जाएगा, 11760 के, ठीक है। सवाल ने हमसे क्या पूछा था कि a + c की वैल्यू बताओ, तो कोई भी वैल्यू निकाल करके कहीं भी पुट कर सकते हैं। जो ये c की वैल्यू है उसको यहाँ रख देते हैं हम लोग, ठीक है। c की वैल्यू को उठा के यहाँ पर हम रख देते हैं, तो देखो क्या होगा, इधर लगाते हैं थोड़ा सा। c की वैल्यू कितनी है, 12a/5 यहाँ पर रखो, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू, और ये हो जाएगा 12a/5, भाई ये वाला a, ठीक है। और फिर c की वैल्यू 12a/5 हमने रख दिया, और ये किसके बराबर है, ये 11760 के बराबर है। इनको हम जरा काट पीट देते हैं, तो ये तो a² हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 12 से इसको काट दो, तो कितने में जाएगा, ये तो 12 में जाएगा है नहीं, 12 9 108, ठीक है। 12 दाम 120, तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 9 में कितना जाएगा, तो 108, कितना बचेगा 108 और 9, तो 96, 12 8 96, और इसको गुणा किससे हम कराएंगे, 5 से, क्योंकि ये 5 भी है ना, 5 से गुणा करा लो, तो 0 हो जाएगा, 5 8 40, 4 आएगा, 5 9 45, और 4 कितना होता है 49। तो ये तो a² की वैल्यू कितनी है 4900, ठीक है। तो सोचो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 70, a की वैल्यू कितनी आएगी 70। अब a की वैल्यू अगर 70 आ गई है, तो उस 70 को क्या यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 70/5, और किसके बराबर, c के। 5 से इसको गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा 14। 14 को अगर हम 12 से गुणा कराते हैं, भाई 14 पंचे 70 होता है ना, 14 को अगर हम 12 से गुणा कराएं, तो यहाँ पर देखना कि आगे c की वैल्यू कितना निकल करके आएगी, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और 4 और 2 6,
और 168, ये कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। सवाल ने क्या पूछा था, a प्लस सी, a प्लस सी ही तो पूछा था ना। हाँ, तो a की वैल्यू कितनी है 70 है और c की वैल्यू है 168, कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 8 और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, तो 238 कितना हो जाएगा 238 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन मांग रहा था ये सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी किसी सवाल में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जब एसएससी ठान लेगा कि आपसे उसको कैलकुलेशन करवाना ही है तो वो करवा के मानेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर एक आध क्वेश्चन में हमको कैलकुलेशन करना भी पड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमने 2 शिफ्ट के पेपर को, 2 शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को हमने लिया है और इन दोनों शिफ्टों में आपने देखा होगा, ठीक है, कि कितने सारे क्वेश्चन इजी थे। बस 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ मिलते हैं। इनको मैं टफ नहीं कह रहा क्योंकि ये लग जा रहे हैं बहुत आसानी से, इसलिए टफ नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगला सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग बातें कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अगला सवाल बहुत मस्त है, सब पढ़ना अच्छे से इसको। ठीक है, सवाल ने कहा है कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, अच्छी बात है, उत्तर में त्रुटि थी, कोई बात नहीं, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया, केवल 48 किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए, 66 हो गए। ठीक है, शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई, इससे सभी छात्रों के औसत 4.5 की कमी आ गई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ज्यादा गंदा सवाल है ये, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको इसको बहुत शानदार तरीके से समझाऊं ताकि इसको आप गंदा ना कह सको और इसको भी आप बेहतरीन तरीके से हल कर सको। ठीक है, तो हम कैसे देखने वाले हैं, सवाल ने क्या कहा है, परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों की संख्या बताओ। हम मान लेते हैं कि वहां पर जो कुल छात्र थे वो x थे। कितने छात्र थे, कुल x छात्र थे, जिसमें से 48 छात्रों के बारे में हमें कुछ दिया गया है, पता है। बाकी शेष छात्र कितने बचेंगे, तो x माइनस 48, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, इतना तो कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने ये कहा है कि 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया, और कैसे प्रभावित किया, इनका जो औसत 78 पहले हुआ करता था वो अब 66 हो गया। तो मुझे एक बात बता दो, 78 से चीजें अगर 66 हो जाती हैं, कितने का अंतर देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे 8 में से 6 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, 12 का अंतर अगर हमको देखने को मिलता है एक जगह, तो 48 जगह कितना अंतर देखने को मिलेगा, इस बात को हम लोग पता कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12 × 96 हो जाएगा, 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 चौके 48 और 9 57, 576 नंबर का हेरा फेरी हमको देखने को मिला। कितने बच्चों के बीच में, तो 48 बच्चों के बीच में देखने को मिला। ठीक है, आराम से समझना इस सवाल को, बहुत आराम से समझना, बात समझ में आएगी। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में सवाल ने ये कहा है कि शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हो गई। तो यही तो शेष छात्र थे, इसमें कमी आ गई, इसमें क्या आ गई, कमी आ गई, 12 अंक की कमी आ गई, इसमें वृद्धि हो गई, कितनी, 3.5 की वृद्धि हो गई इसमें। ठीक है, 3.5 अंक की वृद्धि हो गई इन सब में, तो कुल कितनी वृद्धि हुई होगी, गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3.5 माइनस, अगर हम 48 को गुणा करते हैं 35 से, ठीक है, तो ये देख लेते हैं कितना आएगा, 5 × 8 = 40, 4, ठीक है, 5 × 8 = 40, 4 और 5 को 20 और 4 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 2 आएगा, 3 चौके 12 और 2 14 हो जाएगा। ठीक है, 0 4 4 8, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 168 आएगा, 168। क्लियर है, ये 3.5 को जब हम x से गुणा कराएंगे 3.5x आएगा और माइनस का 168 आएगा। ये बात समझ में आ गई, इतनी वृद्धि हुई वहां पर, इतनी क्या हुई वहां पर, वृद्धि हुई। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये तो इन दोनों पे अलग अलग इफेक्ट पड़ा है ना, इसकी वजह से क्या हुआ ना, 4.5 अंक की सब में कमी आ गई। कितने में, सब में, सब कितने थे, x थे, इन सब में कमी आ गई, कितने की, 4.5 की, इन सब में कमी आ गई। तो कुल कमी की बात अगर हम करें तो 4.5x कितना हो जाएगा, 4.5x की सब में कमी देखने को मिली। अब बात यहां पर यह है कि ये जो देखो एवरेज क्या कहता है, एवरेज तो यही कहता है ना कि अगर इन सब में 4.5 की कमी देखने को मिली है, तो यहां पर जितनी भी चीजें हैं सब में 4.5 की कमी ही देखने को मिलनी चाहिए थी।
लेकिन क्या हुआ, यहां पर तो कमी देखने को मिली, लेकिन इसमें क्या हुआ, कुछ वृद्धि हो गया। तो हमें कह सकते हैं कि जो ये वाली चीज है वो इसके बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो चीज एवरेज का मतलब यही होता है कि जो चीज उस पूरी संख्या में होती है, ठीक है, जो भी परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उनके सभी उन पार्ट में भी होना चाहिए, अगर उसको हम 2 3 जितने भी भागों में बांटते हैं उतने भागों में। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक भाग में कुछ बढ़ा और एक भाग में कुछ कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों भागों का आपस में एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि ये दोनों मिल करके इतना ही काम करें। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इतने की कमी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर इतने की वृद्धि हो गई, लेकिन यहाँ पर इतने की कमी होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लोग एडजस्ट हो करके इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो अब हम आगे ये कह सकते हैं कि सर ये जो माइनस का 4.5x है ये बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस कर लेते हैं तो 576 ये वाला और प्लस का ये हो जाएगा 3.5x। ठीक है, और माइनस का 168। तो इनको प्लस करने का मतलब क्या है कि अगर ये ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से ये वाली चीज माइनस हो जाएगी। हमें तो नहीं पता x होने की वजह से कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है, बस समझ में आ रही है? हमें नहीं पता, तो कोई भी ज्यादा होगा वो सब कुछ आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा। प्लस का मतलब यही होता है। अब ये माइनस में ये माइनस में तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.5x, इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 6 7 13 और 1 हो जाएगा 14, 5 6 और 1 कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 744। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 4.5x। इस 3.5 को इधर लेके आओ तो वो भी माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 3.5 दशमलव मतलब 3.5x हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 744। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस में है तो क्या होंगी, चीजें जुड़ जाएंगी। 4 3 7 और आधा आधा 1 तो कितना हो जाएगा, 8। इसको हम कह सकते हैं माइनस का 8x बराबर माइनस का 744। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ है, चीजें खत्म हो जाएंगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं सर 744/8। इसको भाग कर दो, 8 9 कितना होता है 72, 2 आएगा 24 हो जाएगा, 8 तरीक कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 93। x हमने क्या माना था कि हमारे पास कुल संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पदों की कुल संख्या अगर हम बात करें, बच्चों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तो ये सी वाले नंबर पर हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए जो सी वाला ऑप्शन होगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या चीजें आपको क्लियर हो पाई हैं? थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि गंदा था, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी सवाल में इतना, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो चीजें हमने नीचे वाली करी हैं ये तो करने वाली थी नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप जरूरी नहीं कि इतना लिख करके फिर हल करो। बात समझ में आ रही है? तो ये 1 2 3 4 स्टेप में अगर हमारा क्वेश्चन हल हो जा रहा है तो मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बस इतना छोटा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और आपको समझनी पड़ेंगी, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, 20 प्रश्न थे इसमें और सभी के सभी बहुत ही शानदार तरीके से हुए। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, कैसी रही क्लास इस बात को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसको भी कमेंट करिएगा, अगली क्लास में वो क्वेश्चन आपको जरूर कराया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको मैथ सिखाना, एसएससी सीएचएसएल की एक सीट आपके नाम करना, यदि आप मेरे साथ में जुड़ करके बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ में मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में जो एसएससी ने पूछे हैं। जितना हमने कर लिया है, जो बचे हुए हैं, बचे हुए का मतलब अगली शिफ्ट 18 की हमने पहली शिफ्ट तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, 18 की सेकंड और 18 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग कर रहे होंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में, और जाने से पहले लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।